बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेहरबान शामुल हक और आप देख रहे हैं 99 राज न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के सदर शहीद सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से हमारा पैगाम पहुंचता है लोगों तक। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और सोशल एक्टिविटीज़ में कब से एक्टिव हैं आप? ज़िला अटक की तहसील जंड है, वहाँ से ताल्लुक़ है और रंगली मेरा गांव है। इस नियत शूरा शरीफ अच्छा, सिलसिला नक्शबंदिया की एक बहुत बड़ी खानका है, उससे कोई 3 किलोमीटर के फासले पे है। और शुरू मैंने किया, मैं मैट्रिक में था, 2010-11 की बात है। उस वक्त से मैं इन एक्टिविटीज़ में आया और फिर फर्स्ट ईयर में आने से पहले मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के दरमियान जो छुट्टियां होती हैं उसमें मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम को ज्वाइन किया, ATI को। 5-6 साल उसमें गुजारे। ज़िला अटक का मैं कन्वीनियर रहा कुछ महीनों के लिए। फिर मैं रावलपिंडी कैंट का नाजिम रहा, फिर इस्लामाबाद सिटी का 2 साल नाजिम रहा। फिर मैं मरकज़ी चेयरमैन कॉलेजेस काउंसिल बना ATI में। उसके बाद फिर हमने स्टेट यूथ पार्लियामेंट को फॉर्म किया। तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ से जो एफिलिएटेड नौजवान थे, रहनुमा, उन सब को हमने ऑन बोर्ड लिया और स्टेट यूथ पार्लियामेंट फॉर्म की थी। अच्छा, पिछले दिनों आपको गिरफ्तार किया गया, इसकी क्या वजह बनी और क्यों हुआ ये? वफाकी वज़ीर हैं एक फवाद चौधरी साहब, वो ने हमेशा से कोई ना कोई मसला रहता है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। वो इस तरह की टेक्निक्स को अपनाते हैं कि मजहबी तबका हो या मुहिब वतन तबका हो, उसको खामा खा से तंग करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई हरकत करते हैं। और रिसेंटली वो मस्जिद के बाहर जाके नाचे थे। उन्हें अपने घर में नाचना चाहिए था, वो बेहतरीन जगह है नाचने की। उन्हें नाचना चाहिए था अपनी गली में, वो भी बेहतरीन जगह हो सकती है नाचने की। कोई मेरे घर के बाहर आके नाचे तो मैं तो उसे लेतर मारूँ, ये तो फिर अल्लाह का घर था। उसके बाहर आके कोई नाचे, वो भी मस्जिद वज़ीर खान, जो कि एक तारीख़ी मस्जिद है, जहाँ पर 400 साल पुरानी मस्जिद है मुग़लिया दौर की। और तहरीक ख़त्म नबूवत और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का आगाज़ इन मस्जिदों से होता था। तो इस मस्जिद के सामने नाचना ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, चैलेंज था तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को हकीकी मैनों में इस्लामी जमहूरियत देखना चाहते हैं। और बिलखसूस उस वक़्त जब बिलाल सईद और सबा कमर का मामला बना, उन्होंने गलती से फ़िल्म की शूटिंग की होगी या जो भी किया, तो रिजवी साहब ने कहा था कि अब मैं वहाँ जुमा पढ़ूँगा। इस बार फवाद चौधरी नाचा तो 3-4 दिन आई वॉज वेटिंग फॉर समवन कि कोई आए और उसी तरीके से ललकारे जिस तरह वो ललकारते थे। तो हाँ, हमने फिर जुम्मा पढ़ा और जाके इन्हें शट अप कॉल दी कि भाई तुम लोगों ने क्या समझा हुआ है कि ये लोग जो सैयद दीदार अली शाह और ये तमाम लोग, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, इन हस्तियों के वारिस मर गए हैं? नहीं मरे। न्याजी साहब की शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं सारी ज़िंदगी तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा ना आए। वो एक बहुत ज़बरदस्त वेल एजुकेटेड आदमी थे। एजाज़ी तौर पे उन्हें मौलाना कहा जाता था, खान अब्दुल सत्तार खान न्याजी। कि जब बेनज़ीर भुट्टो असम्बली में बैठी होती थी तो हर MNA आके उनसे मिलता था मुख्तलिफ़ अमूर पे तबादला ख्याल करने। तो जब मौलाना न्याजी थोड़े से फासले पे आके बैठे तो बेनज़ीर ने दुपट्टा कर लिया। तो किसी MNA ने आके कहा तंज़िया तौर पे, तो मौलाना साहब आपको देख के दुपट्टा कर गई हैं। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि इस्लाम में ख़ातून मर्द से ही दुपट्टा करती है। तो इस तरह का बेबाक आदमी, मुझे तो फ़ख्र हुआ कि वही मस्जिद वज़ीर खान थी 1970 की दिहाई में, जहाँ से मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को गिरफ़्तार किया गया और कैंप जेल लाहौर में रखा गया। और उसके 40-50 साल के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे बढ़ के कोई एजाज़ की बात नहीं। मैं 3 दिन जेल में रहा और उसी कैंप जेल में रहा। और अल्लाह की बहुत करम नवाजी है कि ये एक्सपीरियंस भी हो गया। और ये भी सबसे बड़ी करम नवाजी है कि लोग, कोई चोरी चकारी के केस में जाता है, कोई मुल्क का ख़जाना लूटने के केस में जाते हैं। हम एक नोबल कॉज के लिए जेल में गए अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम भी किए, ये कौन सी आज़ादी चाहती हैं? क्या इनको इस्लाम ने आज़ादी नहीं दी? सर, हातिम ताई की बेटी थी, जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कमली मुबारक इनायत फरमाई और वो पहनाया गया उन्हें। और फिर जब वो वापस जाने लगी तो कहा कि प्रॉपर सेट प्रोटोकॉल्स के तहत इसे भेजा जाए, बेहतरीन नस्ल के घोड़े फराम किए जाएँ, साजो सामान दिया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। व्हेन शी रिटर्न बैक तो उसके भाई ने कहा म्यान से तलवार निकाल के कि मुसलमानों ने कैसा सलूक किया तुम्हारे साथ।
उसने कहा मैं तो मुसलमान हो चुकी होती रसूलुल्लाह का इतना प्यारा अखलाक देख के, मैं तुम्हें भी लेके आई हूँ अपने साथ कि तुम भी आओ और तुम भी इस्लाम कबूल करो मेरे साथ। तो जो हकूक़ इस्लाम ने दिए, हजूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ़ लाती हैं तो हजूर एहतरामन खड़े हो जाते हैं उनके लिए, अपनी काली कमली बिछा देते। हजूर अलैहिस्सलाम की चॉइस अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजूर कितने प्यारे अंदाज में उनसे बात करते। साहबजादियों के बारे में जब बात आए तो फरमाते हैं कि जिसकी 2 या उससे ज़्यादा बेटी हो तो अच्छी तालीम व तरबियत करे, बरोज़ हश्र ऐसा होगा मेरे साथ जिस तरह 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। माँ के बारे में कहा कि इसके कदम तले जन्नत है। इस्लाम ने जो सर जो हकूक़ इस्लाम ने दिए, अभी कहते हैं जी ज़बरदस्ती दुपट्टा, भाई दुपट्टा इज़ समथिंग एल्स। आप सिर्फ एक टॉफ़ी को फेंको रैपर के साथ और एक को रैपर के बगैर फेंको तो हर कीड़ा मकोड़ा चूड़ा चमाड़ किस पे आगे छलांग मारेगा? जो विदाउट रैपर होगी। तो ये है पर्दे का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने आपको दिया। अब ये चीज़ें जिस चीज़ की आज़ादी की ये बात कर रही हैं, बाप से आज़ादी, भाई से आज़ादी, भाई बाप तो हमारा सऊदीया में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, सुबह का नाश्ता वो करता नहीं है, दिन और रात में आधा आधा खाना खा के साल साल वो उधर रहता है, महीना वो इधर आता है तो तुम गई भी होती है घूमने फिरने के लिए, वो तुम्हारे लिए कमा के खाता है, वहाँ हर 3rd क्लास किस्म के बंदे की वो झड़कें सुनता है। उसके बाद तुम कहती हो बाप से आज़ादी, भाई से आज़ादी, जो 6 साल उसके हो चुके हैं, मज़ीद वो शादी नहीं कर रहा कि मेरी बहन की पहले शादी होगी, वो भाई जो गरीब मजदूरियाँ करता है, सुबह अलग करता है, शाम को अलग करता है कि तुम लोग कोई पढ़ लिख जाओ, उससे आज़ादी, जो तुम उसके साथ बाहर फिरती हो तो किसी की जुर्रत नहीं होती तुम्हारी तरफ मैली नज़र उठा के देखे, उस शौहर से आज़ादी जो बेचारा सुबह जाता है तब भी बेटा सो रहा होता है, शाम को घर आता है तब भी बेटा सो रहा होता है, और वो क्यों जाता है बाहर? वो तो गुजारा कर सकता है थोड़े बहुत पैसों से, वो तुम्हारे लिए करता है, उस शौहर से आज़ादी। तो ये वो मादर पिदर आज़ाद तबके, और इनमें से अक्सरियत उन ख़वातीन की थी जो लीड कर रही थी जो तलाक़ याफ्ता हैं। हाँ, जो किसी और के साथ बिस्तर गर्म करते हुए पाई गई तो शौहर ने तलाक़ दे दी, जो बाप भाई में तमीज़ नहीं रखती, और ये आइडियलाइज़ कैसे करती हैं उस मगरबी निज़ाम को कि वो राइज किया जाए पाकिस्तान में, जो मगरबी निज़ाम औरत को हकूक़ इसलिए नहीं दे सकता कि वहाँ पर किसी के भी आईडी कार्ड पे उसके वालिद मोहतरम का नाम नहीं लिखा होता। वो पहले अपनी माँ को जाके हकूक़ दिलवा दें कि उसकी माँ फ़ख्र से कह सके कि ये मेरा शौहर है, ये 600 बंदे जो मोहल्ले में फिर रहे हैं उनमें से तुम्हारा असल बाप कौन सा है ये कोई नहीं बता सकता, या कौन कौन है उसकी फहरिस्त ही डाल दो तो कम से कम बेटे को उसके हकूक़ मिल जाए। ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन वेस्ट कर रहा है, जिसको ये लोग आइडियलाइज़ करके कहते हैं हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ रियासत को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे जो लोग फाहिश किस्म की बातें करें उन्हें सरेआम लितर मारे जाएं। जिस तरह धोबी घाट का मैदान सजा करता था फैसलाबाद में जनरल ज़िया के दौर में, और हर जानी शराबी जो कि बच्चों के साथ रेप करे, ज़्यादती करे, सरेआम सज़ाएँ होती थीं। अच्छा, इधर भी अभी हाल ही में एक वाक़या पेश है कि 9 साल की बच्ची को ज़्यादती पिंडी में मेरे ख्याल में झंडा चीशी का वाक़या। तो इनको ऐसी सज़ाएँ दी जाती हैं कि सर ये वाक़ये में जिनके बेटी के साथ ऐसा हुआ है, मैं उन्हें कहता हूँ मैं साथ चलूँगा। धरना दो फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के घर के बाहर। ये दो वो वज़राए जिन लोगों ने कहा था कि जी सरेआम फांसी की हम मुखालफत करते हैं, जो भी रेपिस्ट है। एक को ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर बनाया हुआ है आपकी रियासत ने, एक को आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया हुआ है, जो खुद पता नहीं BA फेल है या पास है। वो हिंदुस्तान की स्पेसशिप चांद पे नहीं पहुंचती तो वो लू का पट्टा जश्न मना रहा होता है कि वो देखो चांद पे नहीं पहुंची। भाई तूने क्या तीर मारा है? उन्होंने कोशिश की है, वो हमारा दुश्मन है, 3rd क्लास किस्म का दुश्मन है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। तुम पाकिस्तान की जगहसाई कर रहे हो इस तरह के बयानात की वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के ऐसे स्टेज ड्रामों पे जाके ठुमके मारने चाहिए, ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लाने के हकदार नहीं है। ये वो 3rd क्लास लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की जब अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की थी कि सरेआम फांसी दी जाए इन लोगों को। जब आप फांसी नहीं देंगे, जब निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, जब पूरी 22 करोड़ अवाम नहीं देखेगी, सर जब तक 22 करोड़ अवाम एक बंदे को लितर पड़ रहे हो और उसे सरेआम फांसी मिल रही हो, उसके घर वाले उधर चीखम धाड़म कर रहे हो, मिन्नते तरले कर रहे हो, ये निशाने इबरत जब तक नहीं बनते, ये माहौल नहीं देखते ना, तो लोग ये काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रेपिस्ट की तस्वीर अगले दिन मीडिया पे हर जगह पे आई होती है, ये है वो बदबख्त है, ये है वो फलाना, तो वो तो खुश हो जाता है कि मैं तो डॉन बन गया हूँ भाई, मैं टीवी पे आ गया हूँ।
उसको तो मैं समझता हूँ जब तक ये सज़ाएं नहीं होंगी, आप यकीन करें यार ये होते रहेंगे, ये ग्राउंड रियलिटी। और फिर आप ये देखें इसकी सबसे बड़ी वजह मीडिया पे कंट्रोल नहीं था, आप लोगों के एडवर्टीजमेंट की चीज़ों पे कंट्रोल नहीं था। अभी मेरे साथ अगर आप बाहर जाते हैं तो आप देखें जनाब, एक 4G का ऐड दिखा रही है एक मोबाइल कंपनी, उधर क्या आ रहा है, एक औरत के पूरे पूरे फिगर्स दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, साथ जनाब एक ब्लेड का वो ऐड आएगा शेविंग फॉर्म का, उसमें जनाब औरत को नीम बराना हालत में दिखाया जाएगा। फिर जनाब एक साबन का वो ऐड आएगा, उसमें औरत को नहाते हुए दिखाया जाएगा। भाई औरत के बगैर तुम्हारा साबन नहीं बिकता, औरत के बगैर ये तुम्हारा नहीं पता चलता कि फ़लाँ मिलाओ तो तुम्हारा 4G का पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। इतना सा पैकेज आएगा जनाब, वो दिखाया जाता है कि ये नंबर मिलाएं तो आपका 200 रुपये का पैकेज हो जाएगा, और पूरे से इश्तिहार पे औरत को आप दिखा रहे होते हैं टाइट से कपड़े पहना के बारे में आप क्या कहते हैं? सर पाकिस्तानी ड्रामे जिसमें तलाक के तरीके सिखाए जाएँ, खुला लेने के तरीके सिखाए जाएँ, जिसमें सास और ससुर से बदतमीज़ी के तरीके सिखाए जाएँ, जिसमें बताया जाए माँ पे हो तुम्हारे अनपढ़ जाहिल गवार हैं और उन्हें तो कुछ नहीं पता, तुम ही पढ़ लिख गए हो। वो माँ जो बेचारी गीले बिस्तर पे सो जाती थी, तुम्हें खुश बिस्तर पे सुला के, वो अनपढ़ जाहिल गवार है ना। ये हमारे ड्रामा में सर, ये हमारे सारे फैमिली सिस्टम को इसने तबाह करके रख दिया है। तलाक की रेशो बढ़ रही है, ये माशरा तबाह हो चुका है, बच्चे बदतमीज़ हो चुके हैं। स्कूल में एक टीचर अगर बच्चे से कहता है कि बच्चा थोड़ा सा मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, तो OA लेवल के स्कूल्स के बच्चे कहते हैं सर जी आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है, फ़िज़िक्स पढ़ाएं, हमें मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ ना बताएं कि किस तरह अदब आदाब क्या होता है या तौर तरीका क्या होता है। इस तरीके का थर्ड क्लास निज़ाम हमारे ऊपर, एक मीडिया, दूसरा इस तरह के थर्ड क्लास वज़रा, और तीसरा इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो 40-50 हज़ार महीने की आपसे फ़ीस लेते हैं और आपके बच्चे को बंदे का पुत्र नहीं किसी खोते का पुत्र बना के वो माशरे में प्रोडक्ट की सूरत में लॉन्च कर रहे हैं। आप आज चले जाएं इस्लामाबाद में, जितने थर्ड क्लास किस्म के इस तरह के लोग हैं, वो ये तमाम वो लोग हैं जो बदतमीज़ी कर रहे होंगे किसी बंदे के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी अपने घर में काम करने वाले के साथ, किसी आम आदमी के साथ, वो आपको एलीट क्लास के बच्चे नज़र आएंगे। और उसमें सबसे गंदा रोल जो होता है उनके तालीमी इदारों का होता है। रैंप वॉक तो शुरू होगी आपके वो लेवल्स के स्कूल में, चरस, अफीम, शराब, जुआ, हर किस्म की चीज़ आप लोगों के एलीट क्लास के स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो चुकी है। कौम को आप प्रोडक्ट की सूरत में क्या बना के दे रहे हैं? एक तरफ मीडिया पर ड्रामा आता है, कंदील बलोच को आइडियलाइज किया जाता है। कौम की बेटी को क्या बता रहे हैं कि जी माँ बाप का पेट पालने के लिए उसने जिस्म बेचा, तो हर दूसरी औरत जिसके माँ बाप भूखे बैठे हैं वो जाके वो इस तरह के तवाइफों के अड्डों पे बैठना शुरू हो जाए। वो भाई आटा गूंद के भी माँ बाप का पेट पाल सकती है, वो सिलाई मशीन लगा के भी माँ बाप का पेट पाल सकती है, वो छोटी मोटी नौकरी चाकरी करके भी माँ बाप का पेट पाल सकती है, लेकिन उसे इनडायरेक्टली उसके तहत शऊर में चीज़ बिठा दी गई। तो ये इन चीज़ों को जब तक रोका नहीं गया बाय हुक और क्रुक, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। या जो 70-80 हज़ार माओ बहनों बेटियों ने उस वक्त शहादतें दी थी, वो बिल्कुल रायगां चली जाएंगी। कश्मीर के बारे में आपने बहुत सी स्पीच दी, का हल क्या हो सकता है? मुज़ाकरात हो सकते हैं या जिहाद है? 70-75 साल हो गए हैं कश्मीर के नाम को बेचते हुए। आप बेहतर जानते हैं, आपके घर पे कब्ज़ा हो जाए और आप 5-7 पड़ोसियों की करारदादें लेके साइन करवा के आ जाएं कि शहीद साहब आपने मेरे घर पे कब्ज़ा किया है, इस कब्ज़े को छोड़ें, तो मैं तो करारदादें फेंक दूंगा। आप जब तक मुझे गिरबान से पकड़ के घर से नहीं निकालेंगे, मैंने नहीं निकला। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। कश्मीर मैं समझता हूँ जो कहा जाता था बनेगा पाकिस्तान, नहीं, कश्मीर है पाकिस्तान, और वो हमारा रिश्ता जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ का नहीं है सर। मैं अगर बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न पूछा जाए तो मुझे ना कश्मीर के पानी से गर्ज है, ना कश्मीर की खूबसूरती से गर्ज है। मुझे गर्ज है कश्मीर के लोगों से जिनका और मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है। हम लोगों को बेटी को जब उसकी इज्जत लूट कर सड़कों पर फेंका जाता है, उस वक्त इस्लाम अमन का दर्स देता है या जिहाद का दर्स देता है? इस्लाम बहुत पुरअमन मज़हब है जो अमन का दर्स देता है, लेकिन जब माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा हो ना, तो इस्लाम उस वक़्त गैरत का दर्स देता है, जिहाद का दर्स देता है। वो फिर कहता है कि 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम, अब तुम्हें आ जाना चाहिए सिंध में। अब वो कह देता है कि कोर कमांडर तारिक बिन ज़ियाद, अब तुम्हें अपनी कश्तियाँ जला देनी होंगी,
वो कहता है सलाउद्दीन अय्यूबी अब तुम्हें मैदान में आना होगा। तो ये जो एक मिर्ज़ा कादियानी की सोच थी ना, जिसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तालीमी निसाब के ज़रिए कि जिहाद में नफ्स बहुत अच्छा जिहाद है, बाकी वैसे ही है, ख़ुद को बेहतर करो। हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी दाढ़ी पूरी नहीं है, तुम तहज्जुद गुजार नहीं हो, तुम पहले ख़ुद को बेहतर करो तो कौम की बेटी आ जाएगी। भाई कैसे आ जाएगी? तुम्हारी बहन को कोई उठा के ले जाए, बंदा उनसे पूछे, तो तुम पहले 40 दिन तबलीगी दौरे पे जाओगे, फिर जाके बहन को लेके आओगे, या 6 महीने दाढ़ी पूरी करके लेके आओगे? तो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। वो सही कहते थे कि बेच कर तलवारें ख़रीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। आज बड़े बड़े इस तरह के स्टेक होल्डर्स दुआ करते हैं, अल्लाह करे कश्मीर आज़ाद हो जाए, अल्लाह करे हिंदुस्तान गर्क हो जाए। भाई अगर यह आपने दुआई करनी है तो दवा किस काम की थी? बिल्कुल। यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर पर? सर यूथ को मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रा दिलेर बने और मैदान इस वक्त खाली है और मेन स्ट्रीम में आएँ, और अगले 2-3 महीने में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए तैयार रहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सो काइंड ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।